नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। देश हो या दुनिया, इंसान अपने ही द्वंद्व में फंसा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो पिछले 3-4 साल से एक दूसरे को मिटाने पर तुले हैं। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी। मीटिंग के बाद सीज फायर की उम्मीदें परवान चढ़ी, लेकिन रूस ने एक बार फिर अपनी पावर का प्रदर्शन किया। यूक्रेन पर पहले हवाई हमले किए और अब ड्रोन से उसके समुद्री जहाज को मार गिराया। रूस के इस कदम से एक बार फिर महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। आज पुतिन के हमले में सुलगते यूक्रेन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन में होंगे, जहां प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। अमेरिका भारत की इस मीटिंग का एनालिसिस जरूर करेगा, क्योंकि उसके मन में ये डर होगा कि भारत जैसा बाजार अगर हाथ से निकल जाता है तो फिर उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सवाल है कि एससीओ में पुतिन, मोदी और जिनपिंग जब साथ में नजर आएंगे तो अमेरिका के लिए क्या मैसेज जाएगा। इसे लेकर हमने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, थोड़ी देर में आपको वो भी दिखाएंगे। अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत में कुछ सेक्टर्स में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए मोदी पुराने रिश्तों को नई धार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे पर कई करार हुए। जापान एक बार फिर भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने वाला है, क्योंकि भारत में उसे काफी पोटेंशियल नजर आता है। मोदी के जापान दौरे का विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले युद्ध भूमि की तस्वीरें। चौबीस फरवरी 2022 ये वो तारीख है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया और अपने बैटल टैंक्स और इन्फेंट्री को मोर्चे पर भेज दिया। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल हो गए, 4 साल होने को आए हैं, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। उल्टा दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन के साथ रूस के भी हजारों सैनिक मारे गए। कई देशों ने शांति वार्ता की पेशकश की। कुछ दिन पहले अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई। कहा जाने लगा कि अब शांति वार्ता शुरू हो सकती है, लेकिन 15 दिन में सब कुछ बदल गया। एक बार फिर मिसाइल के साथ ड्रोन अटैक होने लगे। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ 3 दिन में 2 बड़े हमले किए गए और इसका मतलब यह है कि अलास्का वाली मीटिंग के बाद भी पुतिन रुके नहीं। इस बार यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट किया गया और कम से कम 20 शहर ऐसे हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। हवाई हमले किए गए, 1-2 नहीं बल्कि 600 हवाई हमले किए गए, जिसमें किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के मुताबिक इन हमलों में उसे काफी नुकसान हुआ। कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। यूक्रेन जब तक जवाबी कार्रवाई करता, रूस ने इस बार नौसेना को एक्टिव किया और यूक्रेन के एक बड़े वॉरशिप को ध्वस्त कर दिया, वो भी ड्रोन अटैक के जरिए। समुद्री ड्रोन भेजा और सब कुछ खत्म। लेकिन सवाल यह है कि जंग और कितना बढ़ेगी, कितने लोगों की और जान जाएगी, कितने घर और बर्बाद होंगे, कितने शहर और वीरान होंगे। क्या जंग रोकने का कोई उपाय नहीं बचा? कब तक रूस यूक्रेन की धरती खून से लाल होती रहेगी? क्या पुतिन को अब कोई रोकने वाला नहीं है? क्या पुतिन इसी तरह से यूक्रेन को जख्मी करते रहेंगे? ट्रंप मिन्नतें करते रहे, व्लादिमीर पुतिन नहीं रुके। ट्रंप बोले सीज फायर, पुतिन बोले पूरी ताकत से फायर। ट्रंप बोले अब रहने दो, पुतिन बोले कीव को मिटा दो। क्या पुतिन ने तय कर लिया सीज फायर नहीं, महासंग्राम होगा? ये वीडियो गेम का सीन नहीं है, ना ही ये कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी का एक्शन सीक्वेंस है। ये रूस का नया हथियार है, जिसने यूक्रेन के युद्धपोत को खत्म कर दिया, डुबो दिया। दरअसल रूस ने इस बार वॉर जोन में रशियन नेवी को एक्टिव किया। रूसी नेवी ने वॉर जोन में अपने ड्रोन बोट्स को भेजा। इसे सी ड्रोन कहा जाता है, यानी पानी में तैरने वाला ड्रोन। सी ड्रोन के आगे कैमरा लगा था। ड्रोन पहुंचा, यूक्रेनी जहाज सिम्फेरोपोल से टकराया। देखते ही देखते जहाज आग का गोला बन गया और फिर नदी में समा गया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेनी नौसेना के सबसे बड़े वॉरशिप को डुबो दिया। यूक्रेन का यह जहाज लैगुना क्लास का इंटेलिजेंस वॉरशिप था, यानी जासूसी जहाज था। इस जहाज को रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, रडार,
और ऑप्टिकल सर्विलांस के लिए डिजाइन किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने ये हमला डैन्यूब नदी के डेल्टा रीजन में किया। इसमें पहली बार समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और यह हमला पूरी तरह सटीक रहा। यह जहाज साल 2019 में लॉन्च हुआ था और 2 साल बाद आधिकारिक तौर पर यूक्रेनी नौसेना में शामिल हो गया। Мої співчуття всім рідним та близьким. Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати, б'ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. रूस के इस हमले से इतना क्लियर हो गया कि वो किसी के कहने पर नहीं रुके, चाहे ट्रंप कहें या फिर कोई और। रशिया अब यूक्रेन के खिलाफ तीनों मोर्चों पर जंग लड़ेगा, वार करेगा। पुतिन ने पहले फौजी भेजे, टैंक भेजे, फिर हवाई हमले किए और अब समुद्र से हमला हो रहा है। He was not happy about this news, but he was also not surprised. These are two countries that have been at war for a very long time. Russia launched this attack on Kyiv, and likewise, Ukraine recently dealt a blow to Russia's oil refineries. They have taken out, as a matter of fact, 20% of Russia's oil refinery capacity over the course of their attacks throughout the month of August. So the president is continuing to watch this intently. हालांकि जहाज वाले हमले से पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया। कीव में अब सिर्फ खंडर दिखाई पड़ते हैं और ये हमला भी पुतिन और ट्रंप की उस अलास्का वाली मीटिंग के बाद ही हुआ है, जिसमें कहा जा रहा था कि सीजफायर की कोशिशें तेज हैं, लेकिन समझौता बैक ट्रैक पर चला गया। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी पर करीब 630 हवाई हमले किए। इसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, 50 घायल हैं। ये हवाई हमले कीव में 20 अलग अलग लोकेशन पर किए गए। यूक्रेन ने दावा किया 598 ड्रोन हमले और 31 मिसाइलें दागी गई। रशिया ने कहा हमने मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया। यूक्रेन का इल्जाम है रिहायशी इलाके टारगेट किए गए। Це удар по Україні, це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб'єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків. जेलेंस्की की ये टीस, ये दर्द लाजमी है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बातचीत के टेबल पर आने को राजी हो गए थे। वो अमेरिका के कहने पर शांति वार्ता की तैयारी कर चुके थे। अमेरिका जाकर पीस डील समझ चुके थे, लेकिन समझौते वाली शर्तों पर बात अटक गई। इसलिए ट्रंप सीजफायर पर पलटी मारने लगे और पुतिन ने यह दिखा दिया कि अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकती। और ये समझ लीजिए कि अगर यही बारूदी विध्वंस जारी रहा तो फिर युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है, दामन यूरोप का भी सुलग सकता है। पुतिन इस वक्त दुनिया की एक धुरी बने हुए हैं और अगर उन्हें कोई रोक सकता है इस जंग को खत्म करने का रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो उसे लेकर दो नाम सामने आ रहे हैं, भारत और चीन। यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी। पुतिन मोदी के दोस्त हैं और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की बात भी सुनते हैं। एससीओ समिट में ये तीनों नेता एक साथ एक ही फोरम पर दिखने वाले हैं। रिश्तों की ये राउंड टेबल दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका के लिए एक बड़ा मैसेज होगी। अमेरिका को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि दुनिया अब कारोबार के नाम पर, ट्रेड के नाम पर दादागिरी से नहीं चलेगी। दुनिया का दस्तूर कम से कम अमेरिका तय नहीं करेगा, बल्कि ये वर्ल्ड ऑर्डर अब एशिया से तय होगा। और पीएम मोदी खुद इस बात को कह चुके हैं कि 21वीं सदी एशिया की है। वैसे भारत और चीन है दुनिया की दो बड़ी शक्तियां, एक दुनिया की प्रोडक्शन कैपिटल है तो दूसरी युवा टैलेंट की खदान। दो ऐसे देश जिसमें दुनिया की करीब 30% आबादी रहती है। ऐसे दो मुल्क जिनकी अगर जीडीपी मिला दी जाए तो दुनिया पीछे छूट जाए। सवाल है क्या अब अपने पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर दोनों देश एक साथ दोस्ती की राह पर आगे बढ़ेंगे? क्या ड्रैगन और हाथी की जोड़ी अमेरिका पर भारी पड़ेगी? सवाल यह भी है कि चीन हम पर कितना भरोसा कर सकता है और हम चीन पर कितना भरोसा कर पाएंगे। क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ नई दीवार तैयार है? क्या भारत और चीन मिलकर टैरिफ का जवाब देंगे?
जिनपिंग की सीक्रेट चिट्ठी, दोस्ती का खुला ऑफर। गलवान को भूलकर आगे बढ़ेगी भारत और चीन। एससीओ समिट में भारत और चीन के नेताओं की मुलाकात होने वाली है। चीन के तिनजियान में मोदी और जिनपिंग जब साथ बैठेंगे तो दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर होगी। चीन पहले ही कह चुका है कि वो टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तिनजियान में इस महामीटिंग को कवर करने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंच चुकी है, मुस्तैद है, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भेज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो से तियानजिन का रुख करने वाले हैं। पिछले 7 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना की धरती पर अपने पैर रखेंगे। वो एससीओ सम्मेलन में तो अपनी भूमिका निभाएंगे ही, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे शी जिनपिंग से और साथ ही रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी। हमारी टीम तैयार है तो तैयारी चीन की भी हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली कैसे। दरअसल इसके पीछे एक सीक्रेट चिट्ठी है, वो चिट्ठी जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी। ये चिट्ठी दो देशों के बीच नए सिरे से रिश्ते बुनने की एक कोशिश दिखाई दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो मार्च 2025 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी के जरिए उन्होंने भारत और चीन के संबंधों को सुधारने की इच्छा जताई थी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई समझौता हुआ तो उससे चीन को नुकसान हो सकता है। ये चिट्ठी राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर पहुंची। कहा जाता है कि इसी चिट्ठी के बाद भारत और चीन के रिश्तों के मायने बदलने लगे और फिर चीन के राजदूत ने भी ये मैसेज दिया कि अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच चीन भारत के साथ खड़ा है। The United States has long been benefited greatly from free trade, but now it is using tariffs as a bargaining chip to demand exorbitant prices from various countries. The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India to uphold. पॉजिटिव सिग्नल्स के बैकड्रॉप में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की तरफ दिखाई देने लगे। चीन और भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का ऐलान हुआ। चीन ने हमें यूरिया एक्सपोर्ट में डील देना शुरू कर दिया। भारत ने भी संकेतों को समझा और आगे का ब्लूप्रिंट तैयार होने लगा। ट्रम्प सरकार जो घड़ी घड़ी जिस तरह की स्टेटमेंट्स दिए जा रही है, जिस तरह की बयान दे रहा है वो इंडिया के खिलाफ, और बार बार वो बोल रहा है कि आपने रूस से तेल क्यों खरीदा है और हम बार बार टैरिफ बढ़ा रहे हैं, और वो सारे बयान, वो सारी प्रक्रिया, वो सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर डिस्कस होगी। इस बीच जापान दौरे पर चीन को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछा गया था। सवाल था कि क्या इस दौरे से चीन भारत के रिश्तों में सुधार होगा। मोदी ने जवाब दिया, दो पड़ोसी और विश्व के दो सबसे बड़े राष्ट्रों के रूप में भारत और चीन के बीच स्थिर और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये मल्टीपोलर एशिया और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए जरूरी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस रुख को समझने के लिए उस टाइमलाइन को भी रिविजिट करना होगा जहां से भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खटास पैदा होने लगी। रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर सबसे पहले 25% टैरिफ लगाया। इसके बाद ट्रंप ने टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। यही बात नरेंद्र मोदी हर मंच से दोहराते रहे हैं। ट्रंप चाहते थे कि प्रेशर डालकर डॉलर वाली धमकी देकर भारत को दबा दिया जाए, लेकिन भारत ना तो झुका ना ही कोई दबाव माना। अब ये सारी बातें चीन देख रहा था, सुन रहा था, और चूंकि राष्ट्रपति की गद्दी संभालते ही ट्रंप ने चीन को टैरिफ से डराना शुरू कर दिया था, इसीलिए भी दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते दिखाई दिए। लेकिन ट्रंप ने शायद ये नहीं सोचा कि उनका एक फैसला दो बड़ी शक्तियों को इतना करीब ला सकता है और एशिया में अमेरिका को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये भी सही है कि चीन के साथ वक्त की धार देखकर
दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चीन का ट्रैक रिकॉर्ड सब जानते हैं। एससीओ समिट के बाद बीजिंग में होने वाली सैन्य परेड के जरिए चीन अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है। इस परेड में जिनपिंग के साथ साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी मौजूद रहने वाले हैं। किम जोंग उन की बीजिंग में मौजूदगी ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले हफ्ते ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात में ट्रंप ने कहा था कि वो एक बार फिर किम जोंग से मुलाकात करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि बीजिंग पहुंचने वाले 26 विदेशी लीडर्स के नामों में लगभग कोई भी पश्चिमी नेता शामिल नहीं है, लेकिन इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक स्थिर कारोबारी साझेदार हैं, जबकि ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया भर के आर्थिक रिश्तों को अस्त व्यस्त कर दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर। दोस्ती की नई कहानी भारत और जापान भी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर जापान में हैं, जहां उन्होंने भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, खनिज, डिजिटल टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में 10 से ज्यादा करार हुए। इनमें 2 समझौते सबसे खास हैं। इनमें से एक है चंद्रयान मिशन 5 के लिए एग्रीमेंट। इसके तहत तय किया गया है कि यह भारत और जापान की स्पेस एजेंसीज का साझा ऑपरेशन होगा। दोनों देशों की स्पेस एजेंसी चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी मिलकर करेंगी। भारत और जापान के बीच मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर भी एक बड़ा समझौता किया गया है। जापान में प्रधानमंत्री मोदी को भेंट में एक गुड़िया दी गई। देखने में प्यारी सी गुड़िया के जरिए जापान ने एक संदेश भी देने की कोशिश की। क्या संदेश छिपा है इस डॉल में, और इस वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत और जापान की दोस्ती ने कैसे पूरी दुनिया को उम्मीद और भरोसे की नई रोशनी दिखाई है? देखिए ये रिपोर्ट। ये सिर्फ 2 देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात नहीं, भारत और जापान की दोस्ती पर ताजगी की मुहर है, जो बताती है कि सदियों पुरानी ये साझेदारी समय की कसौटी पर एक बार फिर पूरी तरह खरा उतरी। दो दिन के दौरे पर जापान पहुंचे पीएम मोदी ने टोक्यो में 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई करार पर दस्तखत किए। इनमें सबसे खास है चंद्रयान 5 मिशन में साझेदारी। भारत जापान के बीच चंद्रयान मिशन 5 को लेकर अहम करार हुआ। यह मिशन भारत और जापान का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। इसमें दोनों देश मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री ने भारत में अगले 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की भी बात कही। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अगले भारत जापान समिट के लिए जापान के पीएम इशिबा को भारत आने का न्योता दिया। India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress and prosperity of our peoples and for the world. Excellency, आपकी मित्रता के लिए मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अगली एनुअल समिट के लिए आपको भारत यात्रा का सादर आमंत्रण देता हूं। भारत और जापान न सिर्फ व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ हैं, बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से भी दोनों के बीच गहरे रिश्ते हैं। इसकी झलक दिखी डारुमाजी टेम्पल में, जहां प्रधानमंत्री को तोहफे में एक प्यारी सी गुड़िया भेंट की गई। ये गुड़िया डारुमा कहलाती है। मूल रूप से गहरे लाल रंग से बनी ये गुड़िया गिरती है तो खुद खड़ी हो जाती है और एक जापानी कहावत को चरितार्थ करती है कि 7 बार गिरो तो 8 बार उठो। ये वो जज्बा है जो जापान ने भारत से साझा किया। भारत और जापान के रिश्ते में मित्रता भी है, एक दूसरे का सम्मान भी है और आपसी विश्वास भी है, जो एशिया और दुनिया में शांति और स्थिरता लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए अब आपको बाढ़ और बारिश पर अपडेट देते हैं। कुछ घंटे की बारिश ने देश की राजधानी को आज पानी पानी कर दिया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें लोग तैराकी करते हुए नजर आए। कई गाड़ियों ने फंसकर बीच में ही लोगों का साथ छोड़ दिया। सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला और लोग बेबस। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में इस बार जून में 45%
जुलाई में 24% और अगस्त में 45% बारिश हुई। 10 सितंबर तक रुक रुक कर बारिश दिल्ली एनसीआर में होती रहेगी, जबकि अगस्त से 1 सितंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, यानी दिल्ली का मौसम अभी आपको और परेशान करता रहेगा। ऊपर से पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद यमुना भी लोगों को डरा रही है, जिसके बाद अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर आने वाले दिन दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा। पानी पानी देश की राजधानी, सड़कें बनी तालाब, परेशानियां बेहिसाब। दिल्ली वालों सावधान, जगह जगह लंबा जाम। आफत का दरिया है और तैर कर जाना है, क्योंकि पानी ने दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया है, सड़कों को तालाब बना दिया है। 4 से 5 फीट तक पानी भरा है, गाड़ियों और बसों के पहिए जाम है। चलना और दौड़ना तो छोड़िए, अब केवल तैराकी ही एक रास्ता है। पटपड़गंज की ही इन तस्वीरों को देखिए, जहां से बाइक और कार का निकलना तो नामुमकिन है। बड़े बड़े ट्रक भी निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसी में फंसकर एक मिनी बस ने अपना दम तोड़ दिया, जिसमें फंसे लोगों को बाहर निकलने के लिए रिक्शे का सहारा लेना पड़ा। यहीं पर मुसाफिरों को ले जा रहा एक ऑटो रिक्शा भी पानी में फंस गया। जल जमाव होने की वजह से पानी ऑटो के अंदर घुस गया, ऑटो बंद पड़ गया, जिसमें बैठे लोग बारिश के कहर के आगे बेबस नजर आए। कुछ ही घंटों में बारिश में ऐसा ही हाल पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी का भी दिखाई दिया, जहां पुल के किनारे वाली सड़कें जलमग्न होने से गाड़ियां रेंगती नजर आई। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अगस्त के महीने में साल 2010 के बाद अब सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस साल अगस्त के महीने में अब तक 392 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अकेले सफदरजंग इलाके में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने हालातों को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की है। लेकिन इस चेतावनी से पहले ही आधी दिल्ली को पानी ने अपने कब्जे में ले लिया और कुछ ऐसा ही नजारा दिखा गाजीपुर मंडी के पास। गाजीपुर मंडी मेरे ठीक यहाँ पर सामने है और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग, जल जमाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो तमाम गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से निकल रही हैं, वो जो है दोपहिया वाहन जो है उनको भी निकलने में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। कई जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमने गाड़ियां खराब होने की तस्वीरें देखी। इसके अलावा साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 1 हफ्ते में इसी तरह की बरसात जो है दिल्ली वासियों को देखने को मिल सकती है, इस तरह की प्रिडिक्शन की गई है। साथ ही साथ आज हमने देखा मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। नोएडा के लिए, जो कि दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, रेड अलर्ट जारी हुआ है। ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी की निकासी जो है नहीं हो पाई और बरसात का पानी इस कदर यहाँ पर जमा है कि जो कूड़ा करकट आसपास है वो यहाँ पर सारा मिलता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के महरौली में भी बारिश ने गाड़ियों के पहिए थमा दिए। जल भराव होने की वजह से दुकान मकान में पानी भर गया, सड़कों पर लंबा जाम लग गया। हालात ऐसे थे कि सड़कों पर भरे पानी के बीच लोग ऑटो में धक्का मारते नजर आए। मैं फरीदाबाद से आ रहा हूँ और साकेत जा रहा हूँ और 2 घंटे हो गए इसी पानी में फंसा हुआ। गाड़ी बंद हो गई, 3-4 बार स्टार्ट करे, फिर चालू हुआ, फिर बंद। मैकेनिक भी नहीं मिल रहा यहाँ पे, सबकी दुकानें बंद पड़ी हुई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के लक्ष्मीनगर, एम्स और संजय झील इलाके से सामने आई, जहां अपने कामों को पूरा करने के लिए घरों से निकले लोग परेशानी का सामना करते नजर आए। गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने की जगह रेंग रही थी। एक तरफ दिल्ली में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई, तो पहाड़ों पर हो रही बारिश ने भी दिल्ली वासियों की धड़कनें तेज कर दी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एक बड़ा खतरा दिल्ली में दस्तक देने को तैयार खड़ा है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों की टेंशन। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक्सप्रेस रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको पहाड़ों का हाल दिखाएंगे, जहां सैलाब अब भी तबाही मचा रहा है। पहाड़ों पर बाढ़ बारिश ने कई इलाकों का नक्शा ही बदल दिया है। जहां पहले गूगल मैप रास्ते दिखाता था, वहां मलबा पड़ा है। ऐसा सैलाब आया है कि रास्तों पर लगे साइन बोर्ड खुद बह गए हैं। तबाही की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपके सामने कभी आई होंगी। एक आंकड़े के मुताबिक बाढ़ बारिश से हिमाचल प्रदेश में 2753 करोड़ का नुकसान हुआ है। 312 लोगों की मौत हो चुकी है, 38 लोग लापता हैं और 374 लोग घायल हुए हैं।
अब तक एक नेशनल हाईवे और 524 सड़कें बंद पड़ी हैं। मंडी, शिमला और सोलन में 30 और 31 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। केवल लोक निर्माण विभाग को ही बारिश की वजह से करीब 350 करोड़ का नुकसान हुआ है। जम्मू में भी बारिश ने इस बार 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसके बाद 10,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जम्मू संभाग में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया गया है। कई इलाकों में बिजली गुल है, जबकि इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। ट्रैवल एट योर ओन रिस्क। पहाड़ों पर मची तबाही के बाद अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो शायद यही लाइन कोई भी आपसे बोल सकता है। बारिश ने पहाड़ों पर विनाश लीला की ऐसी किताब लिख दी है जिसके पन्ने तो पलट रहे हैं, लेकिन किताब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कुदरत की मार पहाड़ों पर ऐसी पड़ी है कि नदियों के बगल से निकल रहे सुंदर रास्ते, खाने के रेस्टोरेंट्स और आपके ठहरने के लिए बनाए गए बड़े बड़े रिसोर्ट्स अब इतिहास की बात लगने लगे हैं। सबसे पहले शेरे पंजाब रेस्टोरेंट की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहले यहाँ कभी पर्यटकों की भारी भीड़ रहती थी, लोग खाना खाने के लिए आते थे, दरवाजे से अंदर घुसते ही टेबल चेयर दिखती थी, लेकिन बारिश ने इस रेस्टोरेंट को खोखला कर दिया है। दरवाजे से झांकने पर अब केवल बर्बादी का मलबा ही नजर आता है। ना तो रेस्टोरेंट की दीवारें बची हैं और ना ही बैठने के लिए जगह। तस्वीरों से साफ है कि सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया है। लोग बताते हैं कि यहाँ पर 30 से 40 लोगों के बैठने की अंदर व्यवस्था थी। अंदर काफ़ी व्यवस्था थी और 30 से 40 लोग बैठ सकते थे, लेकिन शेरे पंजाब की एक वॉल, कुछ खिड़कियाँ और केवल नाम बस बचा है। और पीछे तबाही का एक बहुत बड़ा निशान ब्यास नदी छोड़ गई है। ये देखिए, ये गरम रखने वाला काउंटर, सब्जियां, चावल बिखरे पड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए आप, तबाही का एक बड़ी तस्वीर। ये पीछे आप देखिए, ये वॉल बची है। एक ये वॉल जो है वही सिर्फ बची है और बाकी पूरा शेरे पंजाब जमींदोज हो चुका है। अब डोहलू नाला टोल प्लाजा की इन तस्वीरों को भी देखिए, जिससे साफ हो जाएगा कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसानी व्यवस्थाएं भी बौनी लगने लगती हैं। ये वही टोल है जिस पर पहाड़ों की तरफ जाने वाली गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगती थी। आपके फास्ट टैग से पैसे कटते थे, लेकिन अब ब्यास नदी ने इस टोल प्लाजा को अपने कब्जे में ले लिया है। भले ही आपकी गाड़ी बिना पैसे दिए नहीं निकलती होगी, लेकिन ब्यास नदी बेरोक टोक इस टोल प्लाजा को पार कर रही है। ये जो टोल प्लाजा है, कभी जितनी भी गाड़ियां इस टोल प्लाजा से गुजरती थी उनको टोल देना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में ब्यास नदी अपने पूरे रफ्तार से इस टोल प्लाजा से गुजर रही है। बड़े बड़े जो लोहे के फाटक थे, गेट थे, उनको जमींदोज कर दिया है। ये एक बड़ा सा जो चीड़ का पेड़ है, ये बह के आया और इस जगह पर ये फंस गया है। इस जगह पर ये फंस गया है और यहाँ पर फंसा हुआ है इस टोल प्लाजा में। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ लेह नेशनल हाईवे पर पूरी तरीके से यहाँ जहाँ बुलडोज़र जा रहा है, आधा देखिए बुलडोज़र भी डूबा हुआ है और वो इस नदी के रुख को काटने की कोशिश कर रहा है। आपके ठहरने के लिए बनाए गए रिसोर्ट की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ कभी लोग आकर दिन बिताया करते थे। रिसोर्ट के आसपास से सड़कें गुजरा करती थी और सड़क के दूसरी तरफ ब्यास नदी बहती थी।
लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद उफनती ब्यास नदी ने चंद सेकंड में ही पूरी सड़क को निगल लिया। करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर पलक झपकते ही स्वाहा हो गया। अब ना तो रास्ते बचे हैं और ना ही रिसोर्ट में ठहरने वाले पर्यटक अब नजर आ रहे हैं। बस नजर आ रहा है तो दूर दूर तक विनाश लीला का मंजर। जहां कभी सड़क हुआ करती थी वहां अब नदी बह रही है, ब्यास नदी बह रही है। तो इसके किनारे पर ठीक एक शिरार रिजॉर्ट है, अभी आपको नहीं दिख रहा है और मैं आपको दिखाता हूं शिरार रिजॉर्ट की अभी क्या हालत है, क्योंकि करोड़ों रुपए का ये बहुत ही लग्जरी एक रिजॉर्ट है। ये स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के आधे हिस्से में अब जो है वो नदी बह रही है कि ये पूरा शिरार रिजॉर्ट का हिस्सा जो है वो बह गया है और अभी ये अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई है। ये एक समय आप देखिए कि ये एक खाने पीने का यहाँ पर रेस्टोरेंट बार था। ये जो पैसेज है ये जाता था, आगे एक लॉन था। अभी आप देखिए कि खतरा है आगे जाना, क्योंकि यहाँ से आप देखिए ब्यास नदी का रौद्र रूप पूरी तरीके से ऐसे काटा है और इस रिजॉर्ट को खतरे के जोन में है, कभी भी इसको डैमेज कर सकता है। 250 मीटर का ये पूरा इलाके को, पूरी सड़क को ब्यास नदी ने बहा दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बाढ़ बारिश के बाद आए सैलाब ने अपने पीछे बर्बादी की निशानी छोड़ दी है। उफनती नदियां मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले गईं। कहीं रास्ते निगल लिए तो कहीं टोल प्लाजा घेर लिया, कहीं रेस्टोरेंट के नाम पर केवल एक दीवार छोड़ दी तो कहीं रिसोर्ट को तबाह कर दिया। यही वजह है कि अब इन तबाही की निशानियों को देखकर डर लगने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पहाड़ों में सैलाब ने जम्मू के कई रास्ते खत्म कर दिए, लेकिन अब इन रास्तों को एक बार फिर कनेक्ट करना शुरू कर दिया गया है और ये काम आर्मी कर रही है। जम्मू में एक बेली ब्रिज बनाया गया जिसकी लंबाई 110 फीट है और क्षमता 40 टन। पुल वहां से टूटा था, वो गैप पूरा का पूरा इस सड़क से टूट गया था पुल। लेकिन हमारी जो सेना है वो कैसे करामात करती है, कैसे करिश्मा करती है, ये देखने वाली बात है। ये देखिए, ये पुल यहाँ पर लोहे का एक तैयार कर दिया गया है और इस समय इसकी चेकिंग के लिए कि कितना तैयार है, एक ट्रक यहाँ से गुजर रहा है। ये ट्रक इस पुल के ऊपर जा रहा है इसकी क्षमता को टेस्ट करने के लिए और ये ट्रक पूरा का पूरा इस पुल पर चला गया है। और ये पुल, ये जो ट्रक है उस सिरे तक जाएगा, दूसरे सिरे तक ये जाएगा, ये सेना का ट्रक। और ये इसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो यहाँ पर टेस्ट की जाएगी, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पूरा पुल सुरक्षित है, किसी किस्म की कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। वहां पर भी सेना के जवान खड़े हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं ट्रक को कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे संतुलित रहना है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।